Hi guys, good evening. So today we are going to start with the new standard, that is essay number 402. अभी तक हम लोग ने 200 की सीरीज पूरी कर ली है, 300 की सीरीज पूरी कर ली है, 450 ये अपना essay कंप्लीट हो चुका है. अब जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है essay नंबर 402. सो एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़ना समझना इसको, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड है और आपके लिए ये एकदम नया अनोखा कॉन्सेप्ट है ये. सो एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़ना इसको. वी आर टॉकिंग अबाउट ऐसे नंबर कौन सा बोला 402. पहले नाम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज अबाउट ऑडिट कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, ध्यान से पढ़ना. ऑडिट कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. मतलब यहां पे हम लोग जो बात कर रहे हैं ऑडिट कंसिडरेशंस की, मतलब व्हाट थिंग्स वी नीड टू कीप इन माइंड एज एन ऑडिटर व्हेन एन एंटिटी इज यूजिंग व्हाट अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. अब सर ये है क्या, ये सारी चीजें जरा हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं. पहले इस स्टैंडर्ड का थीम क्या है, ये स्टैंडर्ड क्यों आया, इसका अगर बेस हम लोग को समझ में आ गया तो हम लोग ये जो स्टैंडर्ड है ये बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंप्लीट कर सकते हैं. सो एकदम अच्छे से ध्यान से सुनिएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो जैसे यहां पे आप समझो वी हैव वन एंटिटी ओवर हियर, ठीक है, जिसका हम लोग ऑडिट कर रहे हैं. सो ये यहां पे एक एंटिटी है और जिसका मान के चलो मिस्टर रेड इज द ऑडिटर, ठीक है. अब यहां पे हुआ क्या, मिस्टर रेड जो ऑडिटर है, ये ऑडिटर साहब आए और एंटिटी को बोलते हैं कि हमें आपके सैलरीज एंड वेजेस ये हमें वेरीफाई करने हैं. क्या करना है हमें वेरीफाई, सैलरीज एंड वेजेस. इस एंटिटी को बोला हमने कि हमें आपके सैलरीज एंड वेजेस को वेरीफाई करना है. ये एंटिटी ने जवाब क्या दिया मालूम है आपको, वो बोलता है हम लोग आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते सैलरीज एंड वेजेस के बारे में, क्योंकि हम लोग जो भी ये सैलरीज एंड वेजेस से रिलेटेड जो पेरोल का काम काज जो भी है ना, हम लोग मेंटेन नहीं करते इसको. हमने इसे आउटसोर्स कर दिया गया है. वी हैव आउटसोर्स टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन. और यहां पे एक ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो एंटिटी है, ये एंटिटी क्या करती है बच्चों, ये हमारा सैलरीज एंड वेजेस का पूरा काम काज संभालती है. हम नहीं करते कुछ भी. अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंटिटी है इसको हम लोग कहते हैं द एंटिटी विच इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अस. देयरफॉर द एसे अंडर कंसिडरेशन रिकॉग्नाइजेस दिस एंटिटी एज द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. आई बात समझ में. और यहां पे ये जो एंटिटी है, इस एंटिटी को ऐसे रिकॉग्नाइज करता है एज द यूजर एंटिटी. ये ऐसे सर 402 कौन से ऑडिटर को लागू है. सो दिस ऐसे इज एप्लीकेबल टू द ऑडिटर ऑफ द यूजर एंटिटी. आई बात समझ में आपको. सो द ऑडिटर ऑफ द यूजर एंटिटी क्या करेगा कि ही नीड्स टू हैव सम कंसिडरेशंस, बराबर के नहीं, when an entity is using service organizations. आई बात समझ में. अब लॉजिकली ये जो सैलरीज एंड वेजेस है जो ये एंटिटी मेंटेन करती है, अब हम तो इंफॉर्मेशन इस एंटिटी यूजर एंटिटी से लेंगे. अब मैं जब टर्मिनोलॉजीज यूज करूंगा, यूजर एंटिटी बराबर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिटर ऑफ यूजर एंटिटी, ये आपको सब समझ में आ जाना चाहिए, बराबर के नहीं. हाँ, सो एकदम केयरफुली. सो अब जब यूजर एंटिटी का ऑडिटर
जब उसे ये सैलरीज एंड वेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो क्या करेगा? वो व्हाट विल ही डू? ही नीड टू चेक द इंटरनल कंट्रोल्स, द रिस्क। जो हम लोग नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स करते हैं, ये यूजर एंटिटी का ऑडिटर क्या वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के वही सारी चीजें चेक कर सकता है क्या? हाँ। तो अगर वो करना है तो आपको ये सारी एक्टिविटी कैसे करनी है, कैसे एग्जीक्यूट करनी है, उसके लिए दोस्तों हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं एसे नंबर 402। आई बात समझ में? आपको थीम समझ में आया? व्हाट एग्जैक्टली इज गोना हैपन ओवर हियर इन अंडर एसे 402? ये नई चीज है आपके लिए कुछ, ठीक है? ओके। सो दोस्तों ध्यान से पढ़ना। ऑडिट कंसिडरेशंस, अब वापस से नाम, ऑडिट कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग, मतलब ये एंटिटी कौन सी है? यूजर एंटिटी। यूजिंग व्हाट? द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। नाम समझा सर? मतलब अभी तक हम लोग नाम ही पढ़ रहे थे। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऐसे। जमी क्या बात? आगे। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट स्कोप ऑफ दिस एसे। दिस एसे डील्स विथ, ध्यान से पढ़ना अभी, अब टर्मिनोलॉजीज आपको क्लिक हो जानी चाहिए। इट डील्स विद द यूजर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यूजर ऑडिटर कौन है? यूजर ऑडिटर कौन है? यूजर एंटिटी का नाम। वेरी गुड। तो अपना ये जो पहले काम किया वो बहुत हेल्पफुल था। ये डायरेक्ट ऐसे पढ़ते थे तो समझ में नहीं आता। सो अब जो यूजर एंटिटी का ऑडिटर है, मैंने आपसे यहां पे लिखा भी है, ये ऐसे किसे एप्लीकेबल है? यूजर एंटिटी के ऑडिटर को। सो दिस एसे इज टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी of what? The user auditor's responsibility in relation to obtaining sufficient appropriate audit evidence. ये user auditor को लेने का है evidence. But when, in respect to what? When a user entity, सुन रहे हैं आप लोग? When a user entity uses the services of one or more service organizations. तो ये ऐसे कब एक्टिवेट होगा? जब यूजर एंटिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का काम इस्तेमाल करेगी, उस घड़ी उस समय यूजर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी इन रिस्पेक्ट टू ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। वो कैसे करेगा वो यहां पे बात हो रही है। आई बात समझ में? यस। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो एकदम मस्त लिखा हुआ है, इट एक्सपांड्स how the user auditor applies SA 315 and 330 in obtaining an understanding of the user entity including internal control relevant to the audit. सर समझा नहीं है बच्चों? टेक्निकली ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हम लोग एक जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है ना, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पे हो रहा क्या है? हम लोग को सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कोई एक एक्टिविटी कर रहा है ना अपने लिए। सो ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बराबर से काम करता है या नहीं करता, वो अपने को चेक करना पड़ेगा। सो बेसिकली इस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है? इस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स बराबर से है या नहीं है? बराबर के नहीं, ये चेक करके हम लोग इस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना काम बराबर से किया या नहीं किया, तो हम लोग फर्दर ऑडिट एविडेंस करेंगे एंड फिर उसके बेसिस पे हम लोग ये ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं ना। सो बेसिकली अपन यहां पे सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करके रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं बाय चेकिंग इंटरनल कंट्रोल्स एंड देन वी परफॉर्म व्हाट? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। सो टेक्निकली स्पीकिंग क्या हम लोग यहां पे 315 और 330 बकायदा पढ़ा हुआ है अपन ने कल इसको? 315 और 330 क्या यही हम लोग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं क्या? सो देयरफॉर व्हाट वर्ड दे आर यूजिंग? इट इज एक्सपांडिंग ऑन हाउ द यूजर ऑडिटर अप्लाइज जैसे 315 एंड 330। स्कोप बढ़ रहा है ना यहां पे। बेसिक थीम बहुत समझना जरूरी है इसके लिए, ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आई बात समझ में? और लॉजिकली क्या अपने को ये सारी एक्टिविटी मतलब इस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के सारे मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर
इसके बाद हम लोग को इसमें कितनी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, फिर इसके इंटरनल कंट्रोल्स ऑब्वियसली रेलेवेंट टू ऑडिट जो है वो, एंड इसके बेसिस पे प्लानिंग आउट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर सो दैट आफ्टर डूइंग दिस वी ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, बराबर कि नहीं, इन रिस्पेक्ट टू व्हाट, इन रिस्पेक्ट टू व्हाट, कि बाबा ये जो उन्होंने कौन सा, ये जो उन्होंने काम किया है सैलरीज एंड वेजेस का, वो बराबर से हुआ या नहीं, तब जाके हम लोग ओपिनियन दे सकते हैं ना कि यूजर एंटिटी के सैलरीज एंड वेजेस बराबर है या नहीं है। बोलो यस और नो? यस। सो देयरफॉर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस वी आर बेसिकली एक्सपांडिंग व्हाट, वी आर एक्सपांडिंग द प्रोसीजर्स एज आर रिक्वायर्ड अंडर SA 315 एंड SA 330। आई होप आई एम क्लियर। बहुत जोरदार पढ़ाऊंगा स्टैंडर्ड, क्योंकि आपके लिए एकदम अलग है ये कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में आपको? थीम समझ में आया पूरा पूरा? ओके। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। क्या कह रहे हैं? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। आपको अभी मालूम है ना सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कौन है, बराबर कि नहीं, जिसको हमने आउटसोर्स किया है काम। तो जो सर्विस वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड किया है दोस्तों, वो कैसे होने चाहिए? इट शुड बी रेलेवेंट टू द ऑडिट ऑफ यूजर एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ, मतलब आप यहां पे एग्जाम्पल पे आते हैं वापस से। क्या ये सैलरीज एंड वेजेस, क्या ये सैलरीज एंड वेजेस, क्या बच्चों ये आइटम रेलेवेंट टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या? है क्या? तभी तो हम लोग काम कर रहे हैं, तभी तो कंसीडर कर रहे हैं। नहीं तो अगर ये हमारे ऑडिट से अगर इसका कोई लेना देना ही नहीं है तो हम लोग काहे वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का इतना काम काज चेक करे बे? बात समझ रहे आप लोग? बोलो यस और नो? यस। सो यहां पे ये स्टैंडर्ड एक्टिवेट कब होगा? एक तो पहले कोई काम आउटसोर्स किया है तो, बट उसमें भी वो काम कौन सा होना, जो अपने ऑडिट से रेलेवेंट हो। आई बात समझ में? नहीं तो कोई मतलब ही नहीं ना, फिर क्यों करे ये काम। कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्का? स्टेप बाय स्टेप जाना बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है, बट इसका इंट्रोडक्शन अगर थीम समझ गए ना तो आगे बहुत इजी है एकदम, बराबर? ओके, नेक्स्ट मूव अहेड। When those services and the controls over them, अब देखो फिर क्या क्या चेक करना है अपने को, क्या देखना है कि अच्छा ये सर्विसेज, उन सर्विसेज के ऊपर के कंट्रोल्स आर द पार्ट ऑफ द यूजर्स एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मतलब ये अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए भी मदद करेगा, ये अपने ऑडिट के लिए भी रेलेवेंट है। तो साहब अपने को ये देखना पड़ेगा, ऑप्शन है क्या अपने पास? नहीं। आगे, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के सर्विसेज। अब आप पूरा इमेजिन कर सकते हैं, अभी रीडिंग सिंपल हो जाएगा, अभी कंफ्यूजन का ही नहीं होगा। A service organization services are a part of user entities information system including related business process relevant to financial reporting if these services affect any of the following। मतलब ये अपने लिए रेलेवेंट कब बन जाएंगे, ये अपने लिए रेलेवेंट कब बन जाएंगे? ये नीचे 6 पॉइंट्स की लिस्ट दी गई है कि अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए कुछ काम करता है तो एज ए यूजर एंटिटी का ऑडिटर, अपने लिए मतलब कौन, ऐसा बोलता हूं मैं, अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अगर यूजर एंटिटी के लिए कुछ काम करता है तो यूजर एंटिटी के ऑडिटर के लिए वो काम रेलेवेंट कब हो जाएगा? इन द फॉलोइंग 6 पॉइंट्स। वापस से बोलूं क्या? एक बार हैंग हो गए होंगे, एक बार बोलने दो। अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, किसको? टू यूजर एंटिटी, और वो यूजर एंटिटी के ऑडिटर को रेलेवेंट होगा कब? व्हेन इट अफेक्ट्स एनी ऑफ द फॉलोइंग दिस 6 पॉइंट्स। आई बात समझ में? तो ये 6 पॉइंट अपने को पढ़ने हैं अभी। ओके, श्योर? यस, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है?
the class of transactions in the user entities operations that are significant to user entities of financial statements. अरे जो ट्रांजैक्शन वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हैंडल कर रहा है ना, वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, वो कैसा है रे बाबा, सिग्निफिकेंट। अरे तो कंसिडर करना पड़ेगा ना, जो काम वो अपने लिए कर रहे, वो ट्रांजैक्शन जो वो लोग देख रहे, वो अगर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेशन में सिग्निफिकेंट होंगे तो दोस्तों बोलो वो हमारे लिए रिलेवेंट है क्या नहीं है, कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, खत्म। सिग्निफिकेंट होएगा तब। नंबर 2, द प्रोसीजर्स विदिन बोथ आईटी बोलो या मैनुअल सिस्टम बोलो, by which the user entities transactions are initiated, recorded, processed, corrected as necessary, transferred to general ledger। कहीं सुना है क्या है ना? इनिशिएटेड, फिर प्रोसेस, नहीं क्या है, इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस, कुछ गलत रहा तो करेक्टेड एंड देन ट्रांसफर टू जनरल लेजर। ये अपन कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल के अंदर पढ़ा था, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रेलेवेंट टू बिजनेस प्रोसेसेस के बारे में बात हुई थी। वेरी गुड। सो अगर अब ये रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब क्या हो रहा है देखिएगा, अब अगर वो जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है अपना ऐसा आईटी संभालते रहे या अपना मैनुअल सिस्टम संभालते हैं, जिसमें जो भी ट्रांजैक्शन इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस ये हो रहा है ना, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करेगा। फिर अपन ने उसको देखने का कि नहीं देखने का, मतलब ये भी कंट्रोल रेलेवेंट टू ऑडिट होता है, मतलब फिर ये कंट्रोल रेलेवेंट टू ऑडिट है, मतलब यूजर एंटिटी का ऑडिटर जाके देखेगा ना कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने उस एरिया के ऊपर कंट्रोल लगाया या नहीं लगाया। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम या वो मैनुअल सिस्टम पे अगर कंट्रोल नहीं लगाया तो क्या उसमें गलतियां होंगी? बड़ी गलतियों की सजा कौन भुगतेगा? यूजर एंटिटी। तो अपन ने यूजर एंटिटी के ऑडिटर होने के नाते क्या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने उन आईटी और मैनुअल सिस्टम्स के ऊपर बराबर कंट्रोल लगाया कि नहीं लगाया, चेक करना बनता कि नहीं बनता? तो अपने लिए रिलेवेंट ऑडिट है क्या नहीं है? तो भैया चेक करने का कि नहीं करने का? करने का। सो पहले अगर वो जो ऐसा ट्रांजैक्शन अफेक्ट ये कर रहे हैं जो सिग्निफिकेंट है, वो ऐसी सिस्टम्स को देख रहे हैं जो अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस से रिलेवेंट है, अपने लिए उनका काम देखना बनता है। नेक्स्ट, द रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ईदर मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और द सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन and specific accounts in the user's entities financial statements that are used to initiate, record, process and report the user entity transaction. This includes the correction of incorrect information and how information is transferred to general ledger. तो कुछ पल्ले पड़ा है अभी? नहीं सर। वेरी गुड। अरे बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड रे, मैं जो बोल रहा हूं ना, ये जो पॉइंट्स है ना, वो आपने 6 कंपोनेंट्स पढ़े थे, वो 5-6 कंपोनेंट्स। अरे मतलब कौन से कंपोनेंट्स? वो 5 कंपोनेंट इंटरनल कंट्रोल के, बट उसके अंदर वो एक कंपोनेंट अपन ने पढ़ा था, कौन सा? इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रेलेवेंट टू द बिजनेस प्रोसेसेस, बराबर के नहीं? उसके अंदर एक बार वो पॉइंट्स याद करा लो जो रेगुलर क्लास में पढ़े थे। हैंग हो गए होंगे आप लोग, मैं याद दिलाता हूं आपको। फर्स्ट, सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, बराबर के नहीं? नंबर 2, हाउ दीज सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस आर इनिशिएटेड, रिकॉर्डेड, प्रोसेस्ड, करेक्टेड एंड ट्रांसफर्ड टू जर्नल लेजर। फिर ये जो ट्रांजैक्शन से इससे रिलेटेड अपने को क्या चाहिए? सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, बराबर। फिर उसके बाद अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, बराबर के नहीं? एंड द स्पेसिफिक अकाउंट नेम इन विच दे आर ट्रांसफर्ड, इनिशिएटेड, रिकॉर्डेड एंड ट्रांसफर्ड। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है? हाउ द इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर्स दोज इवेंट्स और कंडीशंस। नंबर 5 अपन ने क्या बोला था? द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। एंड लास्ट में अपन ने बोला था कंट्रोल सराउंडिंग द जर्नल एंट्रीज। अरे अगर ये याद है ना तो भैया मेरे को मेरी मेहनत खत्म हो गई ना रे। देखो
how the user entity information captures events or condition, the financial reporting process and control surrounding journal entries. बोलो, अरे वही है ना, बोलो यस और नो? यस। तो भैया बस यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अगर ये जो यूजर एंटिटी कामकाज कर रहा है, अगर वो अपने लिए कोई बाहर वाला कर रहा है तो क्या है, तो अपन ने उसका काम चेक करना चाहिए। एक बार पॉइंट्स याद आते क्या? देखो एक बार बोलो, जिसको याद नहीं आ रहे वो ध्यान से सुनना। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये अपन ने पढ़ा था। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल के अंदर एक इंटरनल कंट्रोल है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बिजनेस प्रोसेसेस। उसके अंदर ही अपन ने 6 पॉइंट्स पढ़े थे। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था हाउ द कम्युनिकेशन इज डन, अरे याद है क्या? ओपन कम्युनिकेशन चैनल, पॉलिसी मैनुअल्स, कुछ याद आ रहा है क्या? ऐसा अपन ने पढ़ा था वो। ओके। सो दोस्तों, यहां तक बात समझ में आई आपको? आगे बढ़ते हैं। The nature and extent of the work to be performed by the user auditor regarding the services provided by the service organization depend upon the nature and significance of those services. तो यूजर ऑडिटर ने कितना काम करने का डिपेंड करता है किस पे? जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है वो कितने सिग्निफिकेंट है, कितने नहीं, उस पे। राइट। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन एप्लीकेबिलिटी। एक बार जरा इसको पढ़ो तो सही। नॉन एप्लीकेबिलिटी, देखो आपको कुछ झेपता है क्या? कितना डेंजर लिखा है, मतलब ऐसे में भी ऐसा हो सकता है। मतलब है ना, जब बैंक होती है ना, बैंक वो आपके ट्रांजैक्शन इनिशिएट रिकॉर्ड प्रोसेस करता है। अरे आप जब चेक देते हो तो बैंक क्या करता है? वो ट्रांजैक्शन इनिशिएट करता है, उसे रिकॉर्ड करता है, देखता है सिग्नेचर मैच होती कि नहीं होती, फिर प्रोसेस करके फिर वो पोस्टिंग करता है। बोलो यस और नो? यस। तो फिर तुम क्या करोगे? बैंक में जाके चेक करोगे बैंक का इंटरनल कंट्रोल बराबर है कि नहीं। इट इज नॉट एप्लीकेबल। अब हैंग हो गए थे ना, ये पढ़ेगा, अरे ऐसा क्या लिखा हुआ है सर, इसलिए मैंने कहा पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा। जो मैं बोल रहा हूं वो बहुत भारी बोल रहा हूं। दिस एसे डज नॉट अप्लाई टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अरे मैंने उनको अपॉइंट किया ना, बैंकर मेरा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो मेरे लिए काम कर रहा है। अब वो पूरा ट्रांजैक्शन को इनिशिएट रिकॉर्ड प्रोसेस वो सब करेगा, मैन्युअली करेगा या आईटी सिस्टम्स लेगा, बराबर कि नहीं। इट इज रेलेवेंट फॉर माय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, चेक्स क्लियर्ड और नॉट क्लियर्ड। तो इसका मतलब ये नहीं मैं जाएगा और वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मेरा बैंक मेरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बैंकिंग सर्विसेज, मैं जाएगा और बैंक को बोलेगा बताओ तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं, मैं यूजर एंटिटी का ऑडिटर है, वो भगा देंगे ना मेरे को। इसके लिए ऐसे में बोल दिया, ए भाई इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, मत जा, फालतू में पीटेगा वहाँ से। बात समझ में आई ना आपको? एकदम सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लॉजिकल है ये। आई बात समझ में? जी। उसके बाद यहाँ पे ब्रोकर भी आता है। अब आपका जो ब्रोकर है, अब इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं, आप ब्रोकर को बोलते हैं मेरे लिए इतने के शेयर्स खरीद, फिर मेरे शेयर्स बेच, तो वो आपके लिए ट्रांजैक्शंस कर रहा है ना ये सब चीज़ें। फिर क्या हो जाएगा? आप आके बोलेंगे तू बड़ा ब्रोकर बराबर से काम करता कि नहीं करता, मैं आ रहा हूँ चेक करने के लिए। अरे ऐसे कैसे, मतलब येड़ा है क्या तू? नहीं चलेगा। सो सिंपल है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक है या तो प्रोसेसिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ ब्रोकर है, बराबर। तो भैया उस केस में ये सब एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा है ये डिस्कस करना, बोलो यस और नो। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में कहीं पे भी ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, बराबर, ऐसे 402 विल नॉट बी एप्लीकेबल। समझ रहे ना? बैंकर एक है और दूसरा है अपना ब्रोकर। बेसिकली जिसको आपने ऑथराइज किया है, स्पेसिफिकली ऑथराइज बाय द एंटिटी, और वो एक्सटर्नल एजेंसी है कोई, बेसिकली इट्स नॉट दैट सर्विस प्रोवाइडर। सो ये चीज आपको देखनी है। इन एडिशन इट इज नॉट डज नॉट अप्लाई टू द ऑडिट ऑफ ट्रांजैक्शंस
arising from the proprietary financial interest in other entities such as partnership, corporations, joint ventures, when proprietary interests are accounted and reported to the interest holders. इसका मतलब क्या है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं अकेला आदमी हूं, बराबर, प्रोप्राइटरी कंसर्न है मेरी. अब मान लो मैं और एक फर्म में पार्टनर भी हूं. मान लो वो फर्म कौन सी? लेटेस्ट है स्वप्निल पटनी क्लासेस. अब स्वप्निल पटनी क्लासेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन, इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस, ये सब होता है. और उसके बाद उसमें का जो मेरा शेयर है वो मुझे मिलेगा, और फिर वो जो पार्टनरशिप फर्म में जो मेरा शेयर है वो आके मुझे मिलेगा, और वो शेयर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा. मतलब वो शेयर क्या मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करेगा? तो फिर मतलब क्या मैंने वो पार्टनरशिप फर्म के ऑडिट करना चाहिए क्या मैंने, कि तुम लोग बराबर से मेंटेन करते क्या नहीं करते, मेरा शेयर मेरे को डिटरमाइन करना है? नो. समझा क्या नहीं समझा? सो जहां पे मेरा प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है, प्रोप्राइटरी, जो अपन ने ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या अपन ने गवर्नमेंट ऑडिट में पढ़ा प्रोप्राइटी, एंड यहां पे प्रोप्राइटरी डिफरेंट है. प्रोप्राइटरी मतलब यहां पे कौन है, यहां पे लिख लेना, बाद में कंफ्यूजन नको. इंडिविजुअल. आई बात समझ में आपको? सो अगर मेरा इसमें प्रोप्राइटरी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है जो अराइज हो रहा है कहां से? दूसरे एंटिटीज से, तो भैया मैं उन दूसरे एंटिटीज का ऑडिट नहीं करेगा. मतलब मैं यूजर एंटिटी का ऑडिटर उस अदर एंटिटी का वेरिफिकेशन नहीं करेगा. सो आप यहां पे सिंपल तौर पे लिखते क्या? इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑप्शन ए बैंक, ऑप्शन बी broker, and option C entities wherein we have proprietary interest. समझा गया आपको? इजी है एकदम. लिखो, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना आपका. फिर ऑप्शन डी क्या होगा? ऑल ऑफ द अबाव, सारे के सारे. क्योंकि बेटा पार्टनरशिप में ऑलरेडी उसका अकाउंट रिपोर्ट होके वो इंटरेस्ट होल्डर्स को रिपोर्ट होता है, उसका ऑलरेडी ऑडिट हो गया है ना, फिर आपको बस उसका शेयर मिल रहा है. तो मतलब मुझे एक बात बताओ, फिर देखो मतलब ऐसा तुम्हारा कहना ऐसा है क्या? सुनना, एकदम लॉजिकली तू बोलना यस और नो. अगर तू हाँ बोलेगी ना तो अपन कर डालेंगे, ठीक है ना? तू, तेरे ऊपर है, आज पूरा कॉल तेरे ऊपर है, ठीक है? ये छोरी तू यहाँ पे, ठीक है? तेरे, अरे आ जाएंगे वो. ये तेरे बाजू वाली छोरी यहाँ पे, और तेरे आगे जो दो छोरे हैं ये यहाँ पे है. मान लो तुम चारों का पार्टनरशिप फर्म है, बराबर. सो अब यहाँ पे इस फर्म में का शेयर तेरे को मिलेगा, इस फर्म में का शेयर तेरी बाजू वाली को मिलेगा, इसका शेयर इसको मिलेगा, इसका शेयर इसको मिलेगा. करेक्ट है? अब फिर इनके इंडिविजुअली अलग अलग प्रोप्राइटरी कंसर्न्स भी होंगे जिसमें वो शेयर जाएगा. सो मान लो यहाँ पे इसका शेयर गया इसके फर्म में, इसके अकाउंट में यहाँ गया, इसके अकाउंट में यहाँ गया, इसके अकाउंट में यहाँ गया. करेक्ट है? अब मान लो इनका कुछ अदर इनकम भी रहेगा जिसका से मान लो इनको ऑडिट भी करना पड़ता होगा. सो अब मान लो यहाँ पे ये एक्स अमाउंट, ये वाई अमाउंट, ये जेड अमाउंट और ये पी अमाउंट, कौन सा लेने का तुम बोल रहे? हाँ, एच. चलो एच कुछ भी, ठीक है? ये तो क्या बोर आदमी है रे, छी. ठीक है ना? उससे अच्छा वो एक्स के पहले का वर्ड क्या है? हाँ, तो डब्ल्यू बोलना, एच बोल रहे क्या है? चलो ठीक है. सो यहाँ पे ऐसे वो उनका WXYZ ये उनका रिस्पेक्टिव शेयर है करके, बराबर. ये उनको उनका उतना शेयर मिल गया. फिर उसके साथ ही साथ मान लो इधर इनको अलग अलग उनका इनकम भी है. स्टार, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ठीक है? ये उनका अलग अलग शेयर है. अब इसके लिए क्या हुआ? ये इसके लिए ऑडिट कराते हैं, ठीक है? ये भी इसके लिए ऑडिट कराते हैं. समझ में आया ना? ये भी इसके लिए ऑडिट कराते हैं, ये भी इसके लिए. वेरी गुड. चारों अपना अपना ऑडिट कराते हैं.
चारों का कुछ ना कुछ तो शेयर आ रहा है। अब इसका मतलब ये हो गए कौन? यूजर एंटिटी का ऑडिटर। बेटा तेरे को लगता है कि ऐसा अपन ने खेल खेलना चाहिए? फिर ये आके इस फर्म के अकाउंट्स को देखेगा, बिकॉज आई एम द यूजर एंटिटी का ऑडिटर। फिर ये बोलेगा मैं भी आएगा, ये बोलेगा मैं भी आएगा, ये बोलेगा मैं भी आएगा, सब आएंगे, ठीक है, सब आएंगे। बट फिर यहाँ पे इनका जो ऑडिटर है ये बोलेगा मैं क्या पागल है क्या? मैं तुम्हारा ऑडिट करके शेयर निकाला, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तुम सब आके देख रहे मेरी बजा रहे, सबको वही इन्फॉर्मेशन दे, बोलो चलेगा क्या ऐसे? ये तुम्हारा प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है ना इसमें। फिर ऐसा सवाल तुमको बैंक के लिए क्यों नहीं आया? क्योंकि सर बैंक इज्जतदार है आदमी। तो फिर भी मतलब क्यों ऐसे? बैंक भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो हमारे लिए ट्रांजैक्शंस को इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस करता है, जो हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रेलेवेंट है ना बेटा। फिर बैंक को मना क्यों करे तुम? बेसिकली यहां पे आप समझो, जो बॉटम लाइन है, हमने यहां पे काम आउटसोर्स एज सच किया है क्या? बैंक को आउटसोर्स किया है क्या काम? नहीं। हमने ब्रोकर को काम आउटसोर्स किया है क्या? नहीं। दे आर द वंस हु आर डूइंग दैट वर्क। लाइकवाइज योर पार्टनरशिप फर्म और द कॉर्पोरेशंस, जिसका आपका ऑडिट होके रिपोर्ट हो चुका है, आप जो इंटरेस्ट होल्डर्स हो ना, दैट इज योर स्टेक होल्डर, आपको ये रिपोर्ट हो चुका है, तो आप यहां पे नहीं करेंगे काम। आई बात समझ में? सो दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल ओवर हियर। एवरीवन क्लियर? लॉजिक समझो उसका, ठीक है? सो यहां पे आपको समझ में आया ये एसे का बेसिक थीम। आई बात समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट। शैल आई प्रोसीड फ्रॉम हियर? नाउ वी टॉक अबाउट दी ऑब्जेक्टिव्स, रिक्वायरमेंट्स। अब देखो ऑब्जेक्टिव एक बार पढ़ा लिया ना, अब रिक्वायरमेंट बस क्या है ना, एकदम फटाफट पढ़ लेना है अपने को। रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज अपन ने 315 और 330 पढ़ लिया है। जो भी चीज़ 315 330 में लिखी थी वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लिखी हुई है, बस एंटिटी के जगह वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आया है और ऑडिटर के जगह यूजर एंटिटी ऑडिटर ऐसा लिखा हुआ है। रेस्ट एवरीथिंग व्हाट वी आर सपोज टू डू इज व्हाट द सेम। चलेगा? ओके, लेट्स रीड नाउ ऑब्जेक्टिव्स। रविश बेटा ध्यान देना, फोन अ फ्रेंड बाद में खेलेंगे अपन, है ना? कब से इतना गुस्सा निकाल रहा तू? चैटिंग धनाधन, अरे धना आ गया ना, अभी यहाँ पे मिलके आ गया ना उसको। अब पढ़ाई में ध्यान देना। तेरे बाजू वाले को उठा, थोड़ा पानी पिला उसको। हाँ ओके, इतना भारी कॉन्सेप्ट है, मजा आ रहा है इतना। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आपको मालूम है कौन सा ऑडिटर? यूजर ऑडिटर। कब? व्हेन यूजर एंटिटी डज व्हाट? यूजेस द सर्विसेज ऑफ whom? द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सही है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? एकदम मस्त। अपन ने लेने का अंडरस्टैंडिंग of the nature and significance of the services provided by service organization and उनका इफेक्ट अपने ऊपर, that is the user entity के internal control, and based on that, on the basis of understanding, हम लोग क्या करेंगे? On the basis of understanding we will design and perform the audit procedures responsive to those risks. Technically 315 330 बोलो ना। ए पॉइंट में दिया है 315, बी पॉइंट में दिया है 330, एंड वही अपन ने ऊपर पढ़ा, इट एक्सपांड्स दोस एसेस। आई बात समझ में? यस। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जो सीक्वेंस है स्टैंडर्ड का वो कैसा हुआ, पहले 300 पढ़ लिया, फिर 315 करने के लिए मटेरियलिटी होना इसलिए 320, एंड उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए 330। बट फिर उसके बाद मैंने डायरेक्टली आपको 450 पढ़ाया इवैल्यूएशन। बट इवैल्यूएशन के पहले अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं तो कौन सा आएगा? 402, जो बेसिकली वही 315 और 330 को इलैबोरेट करता है। आई बात समझ में? ऐसा है वो। सो दोस्तों फटाफट ये 2 पॉइंट्स को अपन अभी पढ़ेंगे। मस्त है एकदम, अरे बहुत मस्त बड़ा स्टैंडर्ड है रे, एकदम जोरदार। बट वैसे डरने की बात नहीं है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना उसको। ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग of the services provided by the service organization as well as the internal control, कि भाई तू क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उन सर्विसेज के ऊपर तुमने क्या इंटरनल कंट्रोल लगाया है करके। शुरू करें? यस।
So when obtaining an understanding of the user entity in accordance with SA 315, the auditor shall obtain an understanding of how the user entity uses the services of service organization in the user entity's operations, including. टेक्निकली हम लोग क्या अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि अपन कौन है? यूजर एंटिटी. किसका काम यूज कर रहे हैं? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का. सो हम वो काम कैसे यूज कर रहे हैं, हाउ अ यूजर एंटिटी यूजेस, वो अपने को अंडरस्टैंडिंग लेना है बेसिकली. दूसरों का काम हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हमें समझना है पहले, बिफोर वी गो अहेड एंड डू द ऑडिट. मेरे को वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स का अंडरस्टैंडिंग लेना है. वो क्या काम करते हैं हमारे लिए, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग लेना है. भाई पहले सुनना, तुम उसका काम कैसे यूज करते हो वो तो समझ लो. हाउ यू यूज दैट वर्क, फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट कि उसके काम का तुम्हारे को क्या फायदा है. ऐसा. सो क्या है, ध्यान से पढ़ना. द नेचर ऑफ द सर्विसेज provided by the service organization and the significance of those services to the user entity, including the effect on the entity's internal control. तो उसका नेचर जानना है और सिग्निफिकेंस जानना है. एनी डिफिकल्टी? जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ टच करना अभी. द नेचर एंड सिग्निफिकेंस. नंबर 2, द नेचर एंड सिग्निफिकेंस के साथ साथ मटेरियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस. बराबर कि नहीं? उसके बाद नेक्स्ट वी टॉक अबाउट the degree of interaction between the activities of the service organization and those of the user entity. Interaction कितना है, मतलब ये salaries and wages. So तुम बार बार हमारे यहाँ आते हो या हमारे लोग बार बार आपसे कुछ communicate कर रहे हैं या आप independently करते हो. How much is the degree of interaction, right? And last में the nature of relationship between the user entity and द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. रिश्ता क्या कहलाता है, मतलब रिलेटेड पार्टी है क्या, तो फ्रॉड हो सकता है. बराबर. इंडिपेंडेंट है या नहीं है देखना पड़ेगा. रिलेशनशिप. सो उनका कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स क्या है, कब तक करेंगे, कितना करेंगे, स्कोप क्या है. तो बेसिकली वी नीड टू सी दैट कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स. आई बात समझ में आपको? एनी डिफिकल्टी? नो. सो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस, मटेरियलिटी, इंटरैक्शन, रिलेशनशिप. नेचर ऑफ सर्विसेज बेसिकली आप क्या काम करते हो, काम का स्वरूप, काम का नेचर, टाइप ऑफ सर्विस इज कॉल्ड एज नेचर ऑफ सर्विस. लाइक प्रोवाइडिंग सैलरीज एंड वेजेस, रिक्रूटमेंट सर्विसेज. बराबर. आप हमारे लिए किस टाइप का काम करते हो, किस नेचर का काम करते हो, किस फॉर्म का काम करते हो, किस स्वरूप का काम करते हो, उसे क्या कहेंगे. समझ में आया? वेरी गुड. आगे बढ़ सकता हूं यहां से जी. सो हमें यहाँ पे ऐसे 315 के मुताबिक ये सब कुछ जानना है कि आप जो काम करते हो, ध्यान से, जो मैं रेड में उसको अंडरलाइन करता हूं ताकि वो दिख क्या है, ये आपको इंपॉर्टेंट है. सिग्निफिकेंस क्या है वो सर्विस का, मटेरियल है या नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अपन मटेरियलिटी पे ऑडिट करते हैं पूरा. सो सिग्निफिकेंट है क्या, मटेरियल है क्या, फिर उनका इंटरैक्शन एंड उनका रिलेशनशिप प्लस द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स. When obtaining an understanding of the internal control relevant to audit in accordance with SA 315, the user auditor, अब वो सेम है हाँ सब, shall evaluate the design and implementation of relevant controls at the user entity that relate to the services provided by the service organization, including those that are applied to the transaction processed by service organization. मतलब क्या है यहाँ पे, हम लोग डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, मतलब यहां पे बेसिकली मैं लिखता हूं इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स. बराबर के नहीं? वेयर एट यूजर एंटिटी. बराबर. बट कौन से ट्रांजैक्शंस के लिए? सो रिलेट टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. मतलब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो हमें सर्विस देता है उसके लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कंट्रोल लगाया है, वो काम करने के लिए वो क्या कंट्रोल्स लगाता है वो तो ठीक है. वो जब अपने को कुछ काम करके दे रहा है
तो उसका काम करवाने के लिए अपन ने अपने यहां पे क्या कंट्रोल लगाए? अरे क्या वो समझना बहुत जरूरी है कि नहीं है? बोलो यस और नो। यस। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एजेंसी को अपॉइंट किया, बराबर। कौन सी एजेंसी को? जो मेरे लिए लेक्चर्स, पेन ड्राइव, मतलब मेरे लिए पेन ड्राइव परचेस करेगा, पेन ड्राइव में लेक्चर्स, पेन ड्राइव के लिए लेक्चर्स को एनक्रिप्ट करेगा, एनक्रिप्ट करने के बाद पेन ड्राइव में कॉपी करेगा। ये 3 काम मेरे लिए वो करेगा। मैंने आउटसोर्स किया ये एक्टिविटी। तो उसका काम मेरे को जो यूज करना है और वो जो काम करने वाला है वो उसके लिए तो वो उसके कंट्रोल्स लगाएगा, बट वो काम मैंने उससे करवाने के लिए मैंने क्या कंट्रोल्स लगाए हैं, बराबर के नहीं? तो मैं क्या बोलूंगा, शायद मेरा एक आदमी रहेगा तुम्हारे साथ मेरे लेक्चर्स की सिक्योरिटी के लिए, बराबर के नहीं? मुझे डेली स्टेटस रिपोर्ट आना चाहिए कि तुमने कितने डेली पेन ड्राइव्स को एनक्रिप्ट किया, बराबर, कितने पेन ड्राइव्स तुमने कॉपी करे। सो मैंने खुद ने क्या कंट्रोल लगाया है वो भी तो मुझे चेक करना पड़ेगा ना। पॉइंट वापस से पढ़ते हैं। When obtaining an understanding of internal control relevant to audit, the user auditor shall evaluate the design and implementation of relevant controls where at the user entity that relate to the services provided by the service organization। तुम जो मुझे सर्विस देने वाले हो उससे रिलेटेड मैंने अपने यहां पे क्या कंट्रोल लगाया है। जमी क्या बात? ये मुझे ऑडिट में ध्यान रखना है जब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है करके। नेक्स्ट, द यूजर ऑडिटर शैल डिटरमाइन। कौन डिटरमाइन? यूजर ऑडिटर। द यूजर ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर a sufficient understanding of the nature and significance of the services provided by the service organization and their effect on the user entity's internal control relevant to audit has been obtained to provide a basis for identification and assessment of risk of material misstatement। Basically simple सी बात है, पहले हमने कंट्रोल्स को देख लिया, फिर उसके बाद क्या हमने सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ली, क्या किसके बारे में? जो सर्विसेज प्रोवाइड करे हैं अपन ने, मतलब सामने वाले ने, so that we can identify and assess what the risk of material misstatement। तो ये 315 की बात हो रही है, बोलो जी। and if the user auditor is unable to obtain sufficient understanding from the user entity, the user auditor shall obtain an understanding from one or more of the following procedures। अगर मेरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं मिला तो मैं गिव अप नहीं करेगा, मैं क्या करेगा? और अंडरस्टैंडिंग लेने का कुछ तो प्रयास करूंगा ना, बराबर। आई विल नॉट गिव अप, आई विल डू सम फर्दर एक्टिविटी, एंड दैट इज ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट इफ अवेलेबल, and contacting the service organization through the user entity to obtain the specific organization। आई बात समझ में? Now the question, sir, what is type 1 and type 2 report? So basically type 1 and type 2 reports are the reports prescribed or given by the SA। ये हर entity में होता है। It's basically a kind of a checklist। It's basically a kind of a checklist or a questionnaire, जिसमें हम लोग वो क्वेश्चनर सबमिट करेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन उसको फिल इन करेगा डिटेल्स को और फिर मुझे देगा, जिससे क्या हो जाएगा? मुझे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होगी। आई बात समझ में? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, टाइप 1 एंड टाइप 2। आगे सो फर्स्ट पॉइंट क्या? टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट यूज करेगा। या तो आई विल डायरेक्टली कॉन्टेक्ट द, डायरेक्ट फोन लगा के पूछने का, बट वाया हूं यूजर एंटिटी। नहीं तो क्या करेगा? डायरेक्ट जाने का, विजिट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोवाइड एंड परफॉर्म द प्रोसीजर्स दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, एंड या तो यूजिंग अदर ऑडिटर टू परफॉर्म प्रोसीजर्स दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। आई बात समझ में? दूसरे ऑडिटर की इंफॉर्मेशन ले लेने, मतलब उसको काम पे लगाने का। एनी डिफिकल्टी? नो। अब यहां पे यूजिंग अ टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट टू सपोर्ट द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यूजर ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे अभी? टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट, जो अभी अपन पढ़ेंगे। बट बेसिक थीम समझा क्या आपको? सो क्या करना है अपने को? स्टार्टिंग से कुछ आइडिया है कि भूल गए? कुछ भी नहीं सर, फ्लो में जा रहे हैं, बट आगे का समझ आ रहा है, पीछे का भूल रहे हैं, ऐसे हो रहा ना? बोलो क्या करना है सबसे पहले?
सबसे पहले हमने वो जो सर्विसेज जो दे रहे हैं, हाउ वी यूज दोट सर्विसेज, वी नीड टू चेक दैट. देन एज पर SA 315 वी नीड टू चेक व्हाट. फर्स्ट पॉइंट, द इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल्स एट द यूजर एंटिटी. नंबर 2 पॉइंट क्या है फिर उसके अंदर, बोलो ना. वी नीड टू ऑब्टेन द सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू एनेबल अस टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. एंड इफ यू आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग, व्हाट वी विल डू, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट को यूज करेंगे इफ अवेलेबल. Number 2, we will contact the service organization through user entity for obtaining information. We will visit. And number 4 क्या कहता है, use another auditor. जमा के आपको एक बार थोड़ा go through कर लो, ऐसा ना हो जाए कि आप भूल जाओ. स्टेप बाय स्टेप जाते रहेंगे आगे. ऐसा नहीं है कि एकदम बल्क में हो जाएंगे और फिर आप भूल जाओगे, मजा नहीं फिर उसमें. हो गया, गो थ्रू कर लिया पूरा. आगे बढ़ू यहां से जी. सो नाउ सेकेंड पॉइंट, यूजिंग टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट. पहला अपन ने क्या करा, फर्स्ट पॉइंट अंडरस्टैंडिंग के बारे में पूरी बात कर ली. अब अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए वी आर यूजिंग व्हाट, टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट्स इफ अवेलेबल. अब एकदम अच्छे से इसको सिंपल पढ़ना. इन डिटरमाइनिंग द सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ऑडिट एविडेंस प्रोवाइडेड बाय टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट, द यूजर ऑडिटर शैल बी सेटिस्फाइड. ध्यान से देखना. अब मैंने आपको टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट क्या होता है मालूम है आपको, इट्स बेसिकली काइंड ऑफ अ क्वेश्चनर, बराबर. एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग चेकलिस्ट होता है वो. ध्यान से सुनिएगा. अब जब अपन ये क्या करते हैं कि इसको जब अपन इसके थ्रू जब अपन अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, सो अपने को एक नेसेसरी सेटिस्फैक्शन आना चाहिए ना कि जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर जो दी गई है, क्या वो इंफॉर्मेशन सही है या नहीं. सी वी ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन थ्रू टाइप 1 टाइप 2, बट शुडंट वी सैटिस्फाइड अबाउट व्हाट इंफॉर्मेशन वी हैव बीन प्रोवाइडेड इज करेक्ट और नॉट. यस और नो. यस. सो व्हेन वी आर गोइंग टू यूज टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट टू सपोर्ट द यूजर ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग, मतलब मैं वो टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट के बेसिस पे मैं क्या करने वाला हूं, मेरे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूं, बराबर. सो आई नीड टू बी सेटिस्फाइड अबाउट सर्टेन थिंग्स. एंड नंबर 1, फर्स्ट में क्या देखना चाहिए कि द सर्विस ऑडिटर्स, ओहो कौन सा ऑडिटर आया है बच्चों, मतलब कौन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर. वेरी गुड. सो द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर का प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, except where the service auditor is a member of the Institute of Chartered Accountants of India and the independence from the service organization. जब वो टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट मेरे को देगा ना, बराबर के नहीं, तो वो ऑडिटर भर के देगा. सो भैया उसमें क्या होगा, मैं उसका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस देखेगा कि जिसने ये भर के दिया है ना वो होशियार आदमी है कि नहीं है. बट अगर वो CA रहेगा ना, मैं उसका कॉम्पिटेंस नहीं इवैल्यूएट करेगा, इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी उसको चेक कर लिया है तभी जाके डिग्री दिया है ना उसको, बराबर के नहीं. एक CA दूसरे CA की अक्ल निकालेगा, अच्छा लगेगा क्या, नहीं. तो वो देखने का है, बट साथ ही साथ इंडिपेंडेंस भी देखना है. सो उसका कॉम्पिटेंस एंड उसका इंडिपेंडेंस. नंबर 2 क्या देखना है अपने को, द एडिक्वेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स अंडर विच द टाइप 1 टाइप 2 वॉज इशूड. सो एडिक्वेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स. If the user auditor, अब फास्ट पढ़ेंगे इसको, फटाफट खत्म हो गया ये. If the user auditor plans to use type 1 type 2 report as the audit evidence to support the understanding about design and implementation of controls, he shall first evaluate whether the description and design of the controls at service organization is at a date or a period for that appropriate for the user auditor's purpose. अगर मैं टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट का बेस यूज कर रहा हूं तो पहले मैंने क्या इवैल्यूएट करना चाहिए कि जो कंट्रोल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने उनके सर्विसेज पे लगाए हैं वो कौन से डेट या पीरियड के लिए है और वो अपने लिए रेलेवेंट है या नहीं, बराबर. नंबर 1.
सो यहाँ पे अपने को देखना है डेट और द पीरियड। नंबर 2, क्या आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल मिला है क्या? अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लास्ट में डिटरमाइन वेदर कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स आइडेंटिफाइड by the service organization are relevant to the user entity, and if so obtain an understanding of whether the user entity has designed and implemented such controls. Complementary मतलब क्या कि अगर एक कंट्रोल फेल हो गया तो उससे रिलेटेड कोई दूसरा कंट्रोल है या नहीं, दैट इज एन अल्टरनेटिव कंट्रोल है क्या नहीं है, वो भी अपने को चेक करना है। आई बात समझ में? नाउ यू हैव टू रीड दिस रिस्पॉन्डिंग टू द असेस्ड रिस्क, क्योंकि ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। फिर आप ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल से आप पढ़ेंगे, ऑलरेडी अपन ने इसे 330 में पढ़ लिया है, कल पूरा पूरा पढ़ा था ना अपन ने, राइट? ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पढ़िएगा। हाँ, एंड तक पढ़ लो उसको अभी, मस्त है एकदम, क्योंकि पूरा वो क्वालिफाई करने का कैसे 705 के अंदर, और फिर उसके बाद वो लॉज एंड रेगुलेशंस तो अपन ने ऐसे 250 भी पढ़ लिया है, राइट? तो ये सारी बातें आप पढ़ लीजिए, कम ऑन। सेम है क्या? हाँ, तो बातें कर आपस में, जबरदस्ती आंसर कर।
चलो ओवर गाइस। हाँ, पेज नंबर कौन सा? ये तू कहाँ पढ़ रहा? तू बराबर पढ़ रहा ना? हाँ, 46 में कौन सा? हाँ, ये वाला, ये वाला। डिटरमाइनिंग वेदर कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल आइडेंटिफाइड वाज। अब भी थोड़ी देर पहले तो क्या है, क्या है मतलब प्रोसेसर स्लो, तेरा साबुन स्लो है क्या? अरे अभी कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल्स के बारे में बात हुई थी क्या? नहीं हुई थी? डिटरमाइन वेदर complementary user entity controls identified by the service organization are relevant to the user entity। मतलब जो भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल्स लगाए, क्या वो कंट्रोल्स रेलेवेंट है क्या यूज़र एंटिटी के लिए, ये अपन ने चेक करना है। तुमने जो कंट्रोल्स लगाए ओरिजिनल कंट्रोल लगाया, अगर वो कंट्रोल फेल हो गया तो तुमने और एक कोई कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल लगाया होगा, तो वो जो कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल भी है क्या वो मेरे लिए रेलेवेंट है क्या नहीं है, एज ए यूजर एंटिटी वो चेक करेगा ना। भाई ये पढ़ा है ना रे, तो ऐसे कैसे कर रहा, मतलब जान लेगा क्या बच्चे की? हाँ, वो ऐसे 230 के हिसाब से करना पड़ेगा। इसमें नहीं लिखा बट ऐसे 230 ने बोला ना डॉक्यूमेंट करो। हाँ, फिर तो मेन स्टैंडर्ड तो है ही ना पूरा। ओके, डन, वेरी गुड। सो अभी ध्यान से सुनना, जो अभी नेक्स्ट सीरीज है 500 की, इंटर वाले ध्यान से सुनिएगा, फाइनल वाले वो भी ध्यान से सुनना। इंटर वालों के लिए पहले बता रहा हूँ, इंडेक्स में आते हैं, इसमें नहीं, इंडेक्स में आते हैं, मैं बता रहा हूँ इंटर वालों के लिए पहले, फिर फाइनल वालों के लिए बात करेंगे। मतलब पढ़ाने तो वाला ही हूँ ये, बट बस बता रहा हूँ। हमने हमारे रेगुलर लेक्चर्स में, इंटर वालों, हमने हमारे रेगुलर लेक्चर्स में 500, 501, 505, 510, 520, 530, 550, 560, 570, 580, ये सारे का हमने कवर कर लिए हैं, बराबर कि नहीं? एंड टू एंड लेक्चर्स में हमने रेगुलर क्लास में पढ़ लिया है, एक्सेप्ट फॉर एसे नंबर 540, ठीक है ना? दैट इज ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, बराबर, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स, ये वाला पार्ट अपना पेंडिंग है। सो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, बराबर के नहीं, दैट इज टुमारो। सो टुमारो वी विल बी फर्स्ट स्टार्टिंग विथ एसे नंबर 540, जो इंटर वालों का कवर हुआ नहीं है। फिर उसके बाद में आई विल स्टार्ट विथ 500 का सीरीज पूरा एंड टू एंड। सो इंटर वालों जिनकी इच्छा होगी ये पूरे सीरीज को कवर करने की, वापस से एक बार तो बैठ जाना, ठीक है? मतलब रिवीजन भी हो जाएगा। फाइनल वालों को तो कोई ऑप्शन है नहीं, आपको वो पढ़ना ही है और वो देखना भी है, बराबर, जो यूट्यूब पे देख रहे हो लोग। क्लियर है एकदम? सो इंटर वाले ये पूरा रेगुलर क्लासेस में हो चुका है। आईपीसीसी वाले, फाइनल वाले, ये लोग ये लेक्चर को अटेंड करेंगे। ओके, चलो। सो टुडे वी स्टॉप हियर ओनली विथ 1 एसे, पूरा दिमाग में जाना चाहिए ये। टुमारो वी कंप्लीट 500 सीरीज। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बोल रहा हूँ, कंप्लीट नहीं होगा, बट विल ट्राई टू मेक श्योर कि अपना एटलीस्ट मेजर पार्ट इसके अंदर हो जाएगा। छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स है इसके अंदर, राइट? चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।